दीक्षा, दीक्षा, हिमांशु, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग सत्येंद्र, मेनका, शुभजीत, अर्पिता, राहुल, अभिनव, अभिषेक, खुशबू, तूफान, तूफान, आशुतोष, मेनका, हिमांशु, विशाल। क्या बात है भाई, आज तो आप लोगों के पूरे पूरे नाम लिख रहा है भाई। तूफान कुमार, खुशबू यादव, सत्येंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, हाँ, रौनक गोस्वामी, हाँ, कमेंट सिस्टम चेंज हो गया भाई, हाँ। हाँ जी, कंप्लीट। आज तक तो सिर्फ आप लोगों का फर्स्ट नेम आता था, निशा यादव। बहुत सारे नाम आ रहे हैं और कमेंट्स की स्पीड भी बहुत तेजी से बढ़ गई है। अब इतने सारे कमेंट्स कैसे पढ़ पाएंगे हम? पहले तो स्क्रीन पर रुक रुक के कमेंट्स आते थे, हम पढ़ पाते थे उनको, लेकिन अब तो भाई साहब फ्लो है, कमेंट्स का झरना बह रहा है। हाँ जी, आप लोगों को नहीं पता चलेगा, हमें पता चल रहा है, क्योंकि हम देख पाते हैं ना कमेंट्स वाली स्क्रीन को, आप लोग नहीं देख पाते हो कमेंट्स वाली स्क्रीन को, है ना। आप लोगों को नहीं देखता, दिखाऊं कितनी तेजी से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं? आप लोग देखना चाहते हो अपने कमेंट्स को? चलो मैं आप लोगों को आपके कमेंट्स दिखाता हूँ। उसके लिए हमें मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में आपके कमेंट्स। और बताओ क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, हाँ। अल्टीमेट मजा आ रहे हैं आप लोगों के? नहीं आ रहे ये बताओ, हाँ। क्यों भाई, लाइफ मौज में बीत रही है? पढ़ाई अच्छे से हो रही है? खाना पीना अच्छे से खा रहे हो? हैं? आपका बस एक ही टारगेट है, पढ़ाई अच्छी करना, खाना पीना अच्छे से खाना, बस। इसके अलावा दुनिया में कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, समझ लो। इसके अलावा दुनिया की कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। एक सेकेंड, मोजिला फायरफॉक्स की जो लिंक थी ये है, जस्ट वेट। कहाँ गया? हम्म, जय हिंद भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। प्रैक्टिस सीट में क्वेश्चंस का देखो, प्रैक्टिस सीट में अपडेट करूंगा यार। मैं लाइफ ना बहुत बिजी चल रही है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली, बिल्कुल भी समय हमें नहीं मिला किसी भी चीज का, समझ लो। जीवन बहुत बिजी है, तुम्हारी परेशानी हम समझ सकते हैं, वो सब हम करेंगे। कहाँ गया भाई? ओपी लिंक एड्रेस पेस्ट। लो भाई साहब, ये आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। अब आप देख लो आप लोगों के कमेंट्स कितनी तेजी से आ रहे हैं। आज पहली बार पूरा नाम दिखाई दे रहा है, यूनिक 104 टोटल। पहली बार आप लोग अपना कंप्लीट नाम देख पा रहे होंगे। तूफान कुमार, नीरज कुमार, हिमांशु तिवारी, विनीत वर्मा, है, सबके पूरे पूरे नाम आ रहे हैं। हाँ जी, मजा आ गया बेटा। तो इस तरीके से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। अब आप लोग कहते हो कि सर आप हमारा कमेंट्स तो पढ़ते नहीं हो, सर आप हमारा नाम तो लेते नहीं हो। अब बताओ मैं आप लोगों का कैसे कमेंट पढ़ लूं और कैसे नाम ले लूं? ये जो कमेंट्स की स्पीड है ना, पूरी लाइव क्लास में ये आप लोगों की कमेंट्स की स्पीड होती है। अब बताओ, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि सर वाकई में कमेंट्स, हर किसी बच्चे का कमेंट नहीं पढ़ सकते, हर किसी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि जो आपका कमेंट्स का फ्लो होता है वो इस तरीके से होता है। अब इस फ्लो में मैं कैसे नाम लूं आप लोगों का, है भाई? अब सारे के सारे लिख दो, लव यू ऑल, लव यू सर, है, जय हिंद। अपने स्टेट का भी नाम लिख दो। हाँ जी, अंकित मीना, आनंद, मेरिका, तन्नू, हिमांशु तिवारी। देखो नाम तक नहीं पढ़ पा रहे हम आप लोगों का, इतनी स्पीड से आप लोगों के नाम निकल जा रहे हैं, नाम भी पढ़ने में दिक्कत हो जा रही है। तो ये कमेंट्स का फ्लो है करियर में लैप पर। तो इसीलिए अब आप लोग बार बार कमेंट्स करके ना हर टीचर को परेशान मत किया करो, है ना। आप समझिए ना, आप लोग कहते हैं ना कि सर मेरे कमेंट्स को रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे सर, मैं सर 1 घंटे से कमेंट्स किए जा रहा हूं। तो इसीलिए आप लोग अब बार बार परेशान मत किया करो कमेंट्स करके लाइव सेशन में। चलो फिलहाल तो 5 मिनट के लिए आप कमेंट्स कर सकते हो, 2 मिनट के लिए आपको पता चल जाएगा कि आपके हरियाणा, केरला, ओडिशा, मेघालय, पता नहीं कहां से, एमपी, उत्तर प्रदेश, लव यू, हरियाणा, बिहार, अरे वाह, मतलब पूरा भारत यहाँ पे मौजूद है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, पूरा से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक है। हाँ जी, जम्मू से कन्याकुमारी, सब, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बहुत बढ़िया, बिहार, निजाम, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो अब हम लाइव सेशन शुरू करते हैं। अब आप लोग इतने कमेंट्स मत करना बार बार, ठीक है? हाँ जी, मौज आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों की? चलिए ओके, आप शुरू करते हैं। चलिए आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, है ना, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रीजन एंड असर्शन। क्या नाम है भाई उस टॉपिक का? उस टॉपिक का नाम है रीजन एंड असर्शन। और ये जो टॉपिक है ये जीके जीएस का टॉपिक है। जीके जीएस समझ रहे हो? हाँ जी, ये जीके जीएस का टॉपिक है, रीजन एंड असर्शन, कारण और अभिकथन, कारण और अभिकथन, ठीक है। हाँ जी, ये जो टॉपिक आता है आपका, ये जनरल साइंस का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं रीजन एंड असर्शन के, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि एग्जाम में हमें ऑप्शंस को चूज कैसे करना है, बेस्ट ऑप्शन हम चूज कैसे करेंगे अभिकथन और कारण में, है? हम बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करें, इसको हिंदी में बोलते हैं हम, रीजन एंड असर्शन को हिंदी में बोलते हैं कारण, कारण और, कारण और अभिकथन, कारण और अभिकथन। देखो एक टॉपिक हमने पढ़ा था कॉज एंड इफेक्ट। हम कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं बेटा? हम कर चुके हैं स्टेटमेंट अजम्पशंस, ठीक है, स्टेटमेंट अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणा, ठीक है। अजम्पशन से मिलता जुलता है स्टेटमेंट कंक्लूजंस, ठीक है, कथन और निष्कर्ष, जो हमने कल खत्म किया था, ठीक है। फिर हमने टॉपिक स्टेटमेंट आर्गुमेंट भी पढ़ा, कथन और तर्क। अच्छा, कथन और तर्क में क्या होता है? स्टेटमेंट आर्गुमेंट में एक एडवाइस हमसे ली जाती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो हम उसके पीछे कारण बताते हैं कि हाँ ऐसा करो या फिर ना ऐसा मत करो। और वो जो हम रीजन आपको बता रहे हैं ना, वो हमें चेक करना होता है वो रीजन हमारा स्ट्रॉन्ग रीजन है या फिर वीक रीजन है, वो सॉलिड है ना, वो रीजन जो है हमारा सॉलिड है या फिर वो रीजन हमारा वीक है। और सॉलिड और वीक को पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं सॉलिड और वीक रीजन को, है ना। एक हमने टॉपिक पढ़ा था कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या था? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। समस्या तो है सबके साथ, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, लेकिन नजरिए की है बात। तो यहाँ पर एक समस्या दी जाएगी हमें, फिर हमें कोर्स ऑफ एक्शन दिया जाएगा और हमें बताना होगा कि हमारा कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है, ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है। और वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन सही होते हैं जो हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित है, जो हमारे रियल लाइफ पर बेस्ड होते हैं। और फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। और कारण और परिणाम से मिलता जुलता है रीजन एंड असर्शन। इन दोनों टॉपिक में थोड़ा सा फर्क है, मैं बताता हूं क्या फर्क है रीजन एंड असर्शन। आपको लग रहा होगा ये दोनों एक जैसे टॉपिक है। देखो कॉज एंड इफेक्ट जो टॉपिक है ना, वो हमारी सामाजिक, है ना, हमारे सामाजिक जीवन पर बेस्ड है, हमारी सोशल लाइफ पर बेस्ड है ना। जो हमारा समाज में गतिविधियां हो रही है, जिस तरीके से हम समाज में रह रहे हैं, जो समाज की समस्याएं हैं, है ना, जो, है ना, जो हमारी बेसिक सामाजिक नॉलेज है,
वो स्टेटमेंट और इफेक्ट यहां पर दिया जाता है कॉज एंड इफेक्ट में। तो हमें पता लगाना होता है कौन सी घटना पहले घटित हुई, वो कारण, जो घटना बाद में घटित हुई वो परिणाम। लेकिन रीजनल असर्शन में जो टॉपिक होगा ना वो हमारे मतलब समाज से रिलेटेड होगा, लेकिन ये साइंस पर बेस्ड होगा। ठीक है, ये टॉपिक किस पर बेस्ड होगा? साइंस पर बेस्ड होगा, लॉजिक पर बेस्ड होगा। ठीक है, यहां पर दो अलग अलग कथन दिए जाएंगे, पहला कथन दूसरा कथन। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों कथन में से ये कारण है, असर्शन को हम बोल सकते हैं, परिणाम एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है कि नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल ट्रू है कि नहीं। यहां पर जो दो स्टेटमेंट होते हैं बाय डिफॉल्ट उन दोनों स्टेटमेंट को सच माना जाता है, उन दोनों स्टेटमेंट को ट्रू माना जाता है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर में जो दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं दोनों स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं हम, दोनों घटनाओं को सत्य मानकर। ये हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में कारण क्या है, परिणाम क्या है ना, या फिर ये दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट है। बाय डिफॉल्ट यहां पर जो दो स्टेटमेंट होते हैं दोनों ही ट्रू होते हैं, लेकिन यहां पर जो दो स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे ना ए और बी, यहां पर तो हमें पहले यही डिसाइड करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फिर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट ही हम डिसाइड करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, चलो तो मैं आप लोगों को ना कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, तब आपको समझ आएगा रीजन असर्शन में एक्चुअल में एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, पता क्यों? क्योंकि साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, और जो साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। होते कि नहीं होते भाई? साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, हाँ जी, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, कथन ए और कथन बी। ठीक है, ये तो है हमारा असर्शन, ये तो दिया हुआ है हमारा असर्शन, असर्शन यानी कि अभिकथन, और ये दिया हुआ है रीजन यानी कि कारण। तो पहले तो आप ये चेक करो कि ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल ट्रू है या इंडिविजुअल फॉल्स है, और अकॉर्डिंग टू दिस हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इस टॉपिक में ना हमें बेसिकली ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। अजम्पशन टॉपिक बेटा हम बहुत दिन पहले ही निपटा चुके हैं, समझ रहे हो? अजम्पशन टॉपिक को तुम बहुत दिन पहले निपटा चुके हैं, तो तुम बहुत लेट हो। अगर आज अजम्पशन की आप बात कर रहे हो तो आप बहुत लेट है, बहुत लेट, यू आर वेरी लेट जी। अब बताओ, ये बताओ, वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, क्या हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं? ये बताओ, वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, भैया क्या हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं? हाँ, ये बताओ, ये कथन सत्य है या असत्य है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बताओ, वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, क्या हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं? सर ये कथन ही असत्य है, बिल्कुल गलत है। जब ह्यूमिडिटी होती है तो हम कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। ह्यूमिडिटी में तो हमारा जो शरीर है ना वो चिपकने लगता है ना। हमारा शरीर क्या होता है, चिपक, भैया जब बारिश पड़ती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और जो उमस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उमस हो रही है बहुत ज्यादा, तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जितनी ज्यादा उमस होती है, उतना ही हमारा शरीर क्या होता है, चिपकने लगता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, स्वीट स्वीट नहीं, स्वेट, स्वेट इवोपरेट्स फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट, क्या जो आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित होता है, क्या ये बात सच है कि ह्यूमिड क्लाइमेट में है ना, ह्यूमिडिटी जब जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो पसीना उतनी जल्दी इवोपरेट हो जाता है? ये बात सच है? सर ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है पसीना उतना ही शरीर से चिपकने लगता है। कहते हैं ना चिपचिप वाली गर्मी पड़ रही है, तो यानी कि उस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो बेटा पसीना इवोपरेट नहीं होता, स्वेट इवोपरेट नहीं होता, चिपकने लगता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आप बताओ इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आप चूज करोगे? है सर ए और आर दोनों सत्य है, ये ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। ए और आर दोनों सत्य है, ये ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। ए सत्य है लेकिन आर सत्य है, ये ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। ए सत्य है लेकिन आर सत्य है, ये भी ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। यहां पर हम जो ऑप्शन चूज करेंगे वो करेंगे बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए और आर दोनों ही असत्य है। तो ये है रीजन असर्शन के क्वेश्चंस, इस तरीके से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। समझ रहे हो? चलो, शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है, क्या ये बात सच है कि जो शिमला है वो दिल्ली की तुलना में ठंडा है? शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, क्या ये बात सही है भैया? शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, सर ये बात तो बिल्कुल सही है, शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, ये बात बिल्कुल सत्य है। शिमला भैया दिल्ली की तुलना में ठंडा है, शिमला में बर्फ पड़ती है, दिल्ली में आज तक बर्फ नहीं पड़ी। शिमला इज एट हायर ऑल्टीट्यूड एट कंपेयर टू दिल्ली, क्या शिमला बेटा दिल्ली की तुलना में अधिक ऊंचाई पे है? सर ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि शिमला जो है अधिक ऊंचाई पे बसा हुआ है, पहाड़ों पर, हिल स्टेशन है बेटा, शिमला हिल स्टेशन है ना, तो ये दोनों ही बात सत्य है। इसका मतलब तीन ऑप्शन हटा दो, तीन ऑप्शन हटा दो। अब हमें ना ए और बी में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। देखो ए और आर दोनों ही सत्य है, ए और आर दोनों ही सत्य है। अब ये बताओ, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये कह रहे हैं कि आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कहने का मतलब है क्या जो शिमला दिल्ली से ज्यादा ठंडा वास्तव में इसलिए क्योंकि शिमला अधिक ऊंचाई पर है? क्या यही कारण है शिमला के ठंडा होने के पीछे? जी हाँ, बिल्कुल एक्जैक्टली यही कारण है जिसकी वजह से शिमला ठंडा है। जो चीज पृथ्वी, जो चीज समुद्र स्थल से जितना ऊपर जाएगी वो उतनी ही ठंडी होती जाएगी। आपको पता है ना कि अर्थ जो सरफेस है, अर्थ सरफेस सबसे ज्यादा हीट है अर्थ सरफेस पे, और हम जितना ऊपर उठते चले जाएंगे, मतलब हालांकि हम है तो अर्थ सरफेस पर ही, लेकिन अर्थ में भी है ना जो सी लेवल है, सी लेवल से हम जितना ऊपर उठते चले जाएंगे हम उतना ही ठंडा महसूस करते चले जाएंगे। पता है ना आपको? अंतरिक्ष में बेटा बर्फ जम जाती है, तो अंतरिक्ष में बिना सूट के घूमिए तो एकदम जम जाओगे, अकड़ जाओगे, अकड़, है ना? हाँ जी, तो ये बात बिल्कुल सच है। तो यानी कि ऑप्शन ए चूज करेंगे हम, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्यान है, बिल्कुल सच बात है। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जी, इस क्वेश्चन को चेक करो, ये सारे साइंस के क्वेश्चन है ना, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साइंस के, इसमें रीजनिंग का कोई काम नहीं है, ये आपकी बेसिक साइंस की नॉलेज, जीके जीएस की जो आपकी बेसिक नॉलेज है ना, ये उसी नॉलेज पर बेस्ड है। इन क्वेश्चंस में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कहीं आप सोचो कि सर पीयूष सर हमारी मदद करेंगे हमें बताने में कि शिमला ठंडा है कि गर्म है, बेटा ये तो जीके पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो आपकी अपनी बेसिक नॉलेज है। मैं तो सिर्फ आपको ऑप्शंस को चूज करना बता रहा हूं कि ऑप्शंस कैसे चूज करना है। घरेलू गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सत्य है भैया। जैसे ही घर का सिलेंडर लीक होता है, जैसे ही गैस लीक होती है तो पता चलता नहीं चलता कहीं से भैया गैस लीक हो रही है, और ये इसलिए भी अगर गैस लीक का पता ना चले ना तो कितने हादसे डेली हो जाए, तो इसलिए गैस लीक केस का पता चल जाता तुरंत। उसमें ऐसी चीज मिलाते हैं हम जिससे ना गैस लीक होने, जैसे गैस लीक होती है उसकी स्मेल हमें आ जाती है। एलपीजी हैज अ स्ट्रांग स्मेल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा। एलपीजी की अपनी कोई स्मेल नहीं होती है, एलपीजी की स्मेल नहीं होती है। एलपीजी में इथाइल मरकप्टन मिलाते हैं, इथाइल मरकप्टन। इथाइल मरकप्टन आपने देखा कैसा होता है? मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, शायद ये होता है एथेनॉल, नहीं ये तो एथेनॉल है, इथाइल मरकप्टन है मेरे पास, हाँ इथाइल मरकप्टन। जो इथाइल मरकप्टन होता है ना वो मिलाते हैं हम, किसमें मिलाते हैं? किसमें मिलाते हैं? एलपीजी में, जिसकी वजह से वो स्मेल करती है। तो इसका जो आंसर है वो है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एलपीजी की है ना, एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है, स्मेल होती है इथाइल मरकप्टन की, जो हमें स्मेल आती है ना वो इथाइल मरकप्टन होता है, उसकी स्मेल हमें आती है। एलपीजी हैज नो स्मेल। C2H5SH, इथाइल मरकप्टन का फॉर्मूला बताया बच्चे ने, C2H5SH, C2H5SH। तो बेटा यही है फिर, तो ये फिगर सही है इथाइल मरकप्टन की, यही फिगर होगी ना फिर तो इथाइल मरकप्टन की। क्यों भाई, ये रहा, क्या बता रहे हो तुम? C2H5, C2H5, देखो ये कार्बन, ये कार्बन तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक कार्बन दो कार्बन, ये दो कार्बन है तो ये हो गया C2, और हाइड्रोजन तुम्हें दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन आइटम, ये हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, C2, फिर हो गया H5, है ना। कार्बन से 5 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, और ये सल्फर है, इसको तो आप जानते हो बहुत अच्छे से, ये सल्फर है, सल्फर पीले रंग का होता है, ठीक है। ये हो गया S, और सल्फर के साथ भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है, सल्फर के साथ ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, यही फॉर्मूला है थाइमर का, ठीक है। इसको एथेनॉल भी कहते हैं, शायद इसका IUPAC नेम था, IPUS क्या था, IUPAC ऐसे कुछ नेम होता था ना केमिस्ट्री में 12th क्लास में, IUPAC नेम ऐसे कुछ नेम होते थे शायद। तो वो फॉर्मूला है इसका, शायद C2H5SH, ये चीज मिलाते हैं हम LPG के अंदर, है ना। हाँ जी, हाँ जी। चलिए साहब, भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है, IUPAC नेम, हाँ IUPAC नेम है, सही एथेनॉल, बिल्कुल सही, IUPAC नेम है एथेनॉल। हाँ जी, चलिए, भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है, बिल्कुल सही बात है, भारत तो भैया महंगाई की समस्या से जूझ ही रहा है, क्या करें। वी हैव फेल्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी, ये भी सही बात है भैया, हम काले धन का पता लगाने में असमर्थ हुए हैं, ये भी सही बात है ना। भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है और हम काले धन का पता लगाने में असमर्थ है, ये दोनों सही बात है, ठीक है। हाँ जी, ए और आर दोनों सकते हैं, आर ए की सही व्याख्यान है ना। हम ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आर ए की सही व्याख्यान है कि हम काले धन की जांच करने में विफल हो रहे हैं। देखो, काला धन महंगाई को कैसे बढ़ाता है, ब्लैक मनी महंगाई को कैसे बढ़ाता है, मैं आपको बताऊं। जैसे मार्केट में आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो, जैसे जहां हम रह रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में, यहाँ पर एक जो फ्लोर मिलता है वो मिलता है लगभग 3.5 करोड़ का, ठीक है, 3.5 करोड़ का फ्लोर है, समझ रहे हो बात। हम जहाँ रहे हैं, अब इस 3.5 करोड़ के फ्लोर में पता रजिस्ट्री कितने की होती है, रजिस्ट्री होती है सिर्फ और सिर्फ 60 लाख रुपए की, 60 लाख रुपए की सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री हो रही है, समझ लो, लगभग 50 लाख रुपए की, या 360 का मान लो फ्लोर लिया तो 60 लाख रुपए की होगी रजिस्ट्री, और बाकी की जो 3 करोड़ है ना, ये लेते हैं बिल्डर्स या जो भी है कैश में। अब सोचो 3 करोड़ रुपए कैश में ले रहा है, कैश, कैश का मतलब क्या है, ब्लैक मनी भाई, कैश का मतलब क्या है, कैश का मतलब है ब्लैक मनी, काला धन, क्योंकि अकाउंट से तो ले नहीं रहे। अब सोचो, अगर ये काला धन, ये ब्लैक मनी मार्केट में होगा, तो पहली बात तो इस फ्लोर की कीमत 3.5 करोड़ रुपए नहीं होगी, फ्लोर की कीमत क्या होगी, मुश्किल से होगी 1 से 1.5 करोड़ रुपए, और वो सारा का सारा ना ए पार्ट होगा, एक नंबर का पार्ट होगा, क्योंकि सरकारी रेट के हिसाब से फ्लोर की कीमत है 60 लाख, लोग मांग रहे हैं 3.5 करोड़ रुपए। वही डिमांड सप्लाई वाला खेल है बेटा, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई बहुत कम है, इसलिए रेट बढ़ते चले जाते हैं, और सारा कहानी कैश के चक्कर में, लोगों के घरों में कैश पड़ा रहता है, उनको कैश इधर उधर एडजस्ट करना होता है, तो बस वो फ्लोर खरीद लेते हैं, उनका कैश एडजस्ट हो जाता है उनको, और मान लो कैश बिल्कुल मार्केट से खत्म कर दे, तो इसी फ्लोर की कीमत 2 करोड़, 1 करोड़ या 1.5 करोड़, तो कितनी महंगाई बढ़ गई, समझ लो, 60 लाख के फ्लोर को 3.5 करोड़ में बेचा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस ब्लैक मनी के चक्कर में। चलिए साहब, नेक्स्ट। हाँ जी, इस चैप्टर के अरे एनालिटिकल रीजनिंग के कोई नोट्स थोड़ी बनाने थे, इसके कोई नोट्स नहीं बनाने। हाँ जी, डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। जब तुम्हारी हाथ की हड्डी टूट जाती है ना, जब तुम्हारी हाथ की हड्डी टूट जाती है ना, तो ये प्लास्टर चला देते तुम्हारे हाथ पर, क्यों भाई, जब तुम्हारे हाथ की हड्डी टूट जाती है तो ये प्लास्टर चला देते तुम्हारे हाथ पर, क्यों भाई, हाथ की हड्डी टूटने पर प्लास्टर चलाया जाता है, ये प्लास्टर चलाते हैं हाथ की हड्डी टूटने पर, डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को सही करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया था। ये जो प्लास्टर चलता है ना, ये बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, पीओपी, ये पीओपी ही है, और ये भी पीओपी है, जो पीओपी तुम्हारे घरों में यूज होती है ना, वही पीओपी बेटा प्लास्टर चलता है तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में जो प्लास्टर चलता है ना, वो पीओपी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो पीओपी तुम्हारे घर में यूज हो रही है डिजाइन बनाने के लिए, है ना, वही पीओपी तुम्हारी टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए यूज होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल ट्रू है, एकदम सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अप्लाइड अराउंड द फ्रैक्चर्ड लाइन्स इट सेट्स इनटू हार्ड मार्क। ये कह रहे हैं जैसे पीओपी में हम पानी मिलाते हैं तो एकदम कठोर हो जाता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, जैसे ही तुम पीओपी में पानी मिलाओगे वो ना एकदम हार्ड सरफेस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही कारण है कि टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए पीओपी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्यान है, इसी कारण से पीओपी का यूज किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, यही मेन कारण है, समझ रहे हो, यही मेन कारण है। हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ये बताओ, जब सर्दियां होती हैं तो क्या हम सफेद कपड़े पहनते हैं, हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है, सर्दियों में हम सफेद कपड़े तो पहनते नहीं है, मतलब पहनते हैं सफेद कपड़े, लेकिन सर्दियों में ना हमेशा डार्क कपड़े पहने जाते हैं, डार्क डार्क क्यों पहने जाते हैं सर्दियों में, क्योंकि डार्क क्या करते हैं ना, सूरज से गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, डार्क जो चीज होती है ना वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। तो अगर गर्मी में तुम काले कपड़े पहन के निकलोगे ना तो तुम्हें गर्म गर्म महसूस होगा, क्योंकि वो सूरज की गर्मी को आपके अंदर ले लेगी। सर्दियों में अगर निकलोगे तो, और गर्मियों में भी निकलोगे ना काली शर्ट पहन के, तो भाई साहब पसीने पसीने हो जाओगे, इसलिए जब धूप तेज पड़ती है तो काले कपड़े पहन के नहीं निकलना चाहिए धूप में, है ना, तब सफेद कपड़े पहन के निकलना चाहिए, क्योंकि जो सफेद कपड़े होते हैं वो धूप को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो व्हाइट क्लोथ्स आर गुड रिफ्लेक्ट्स ऑफ हीट, ये सही बात है बेटा, जो सफेद कपड़े होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो अच्छे परावर्तक होते हैं, वो हीट को अपने अंदर नहीं आने देते, भारी भार फेंक देते हैं। तो क्या आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है ना। तो बेटा आप बहुत अच्छे जो कुछ पढ़ाते हैं वो समझ। अच्छा, आप लोगों को ई ऑप्शन समझ आ गया, ई ऑप्शन कब चूज करना है, आप लोगों को डी ऑप्शन समझ आ गया, डी ऑप्शन कब चूज करना है, आप लोगों को सी ऑप्शन समझ आ गया, सी कब चूज करना है, और आप लोगों को ए और बी ऑप्शन समझ आ गया, क्योंकि हमने ए और बी ऑप्शन चूज कर लिए हैं, है ना, किसी भी ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें। बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी पैदा करता है, जो सोडा होता है वो एसिडिटी पैदा करता है। हाँ जी, हमने ब्लैक टी शर्ट इसलिए पहन रखी है क्योंकि अभी हमारी जो सर्दी है वो ठीक नहीं हुई है ना, पता है ना आपको, हम तो सर्दी खांसी जुकाम से 2-15 दिन से परेशान है, तो मेरी अभी सर्दी खांसी परफेक्ट हुई नहीं है, तो मैं तो इसलिए ब्लैक पहना हूं, थोड़ी सी गर्मी रहे शरीर के अंदर, है, लेकिन ये हाफ टी शर्ट पहनी हुई है मैंने, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा गर्म हो। बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी पैदा करता है, भैया ये बात सच है बेटा, ये बात बिल्कुल फॉल्स है, जो सोडा होता है ना वो एसिडिटी पैदा नहीं करता, सोडा जो होता है हमारा, सोडा होता है बेस, और ये एसिडिटी को खत्म करता है, ये एसिडिटी का खत्म कर देता है सोडा। जब पेट में आपकी एसिडिटी हो ना, जब गैस बनती है तो हम क्या पीते हैं, गैस जब बनती है तो हम इनो पीते हैं, इनो बेसिकली क्या है, इनो एक सोडा ही तो है। अच्छा, जब भी आपके कभी भी पेट में गैस बने ना, जब भी एसिडिटी बने आपको, है ना, जब भी गैस की प्रॉब्लम हो, कभी भी नींबू पानी नहीं पीना, गलती से भी बेटा नींबू पानी नहीं पीना। बहुत सारे बच्चों का ये मिसकंसेप्शन है कि गैस बनने पर वो नींबू पानी का यूज करते हैं, एसिडिटी बनने पर वो नींबू पानी का यूज करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नींबू होता है बेटा वो एसिड होता है, एसिड, तो नींबू पानी एसिडिटी को और बढ़ा देगा। तो जब भी आपको एसिडिटी हो, नींबू पानी गलती से मत लेना, क्या लेना, सोडा पीना, सोडा। लोगों का मिसकंसेप्शन है गैस बनने पर नींबू पानी पी लेते हैं, बिल्कुल गलत, सोडा पीना चाहिए गैस बनने पर, गैस की प्रॉब्लम हो सोडा पियो, इनो पियो, समझ रहे हो। हाँ जी, अच्छा दूसरी चीज आप लोगों ने, हाँ अच्छा, नींबू पानी कब पीना चाहिए, नींबू पानी तब पीना चाहिए, नींबू पानी तब पीना चाहिए जब क्या किया है तुम लोगों ने, ज्यादा खाना खा लिया, ज्यादा खाना खा लिया और वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा खाना खा चुके हो, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पेट यहां तक भर गया, तब पिया जाता है नींबू पानी। क्यों,
क्योंकि तब हमारे पेट में ना एसिड की जरूरत होती है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो नींबू पानी पियोगे तो एसिड बढ़ जाएगा, तो फिर खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। तो नींबू पानी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए है, ना कि गैस को रिमूव करने के लिए। गैस को रिमूव करने के लिए सोडा होता है। कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक बेटा मतलब बहुत ही रेयरली पिया करो, जैसे जब मजबूरी हो बहुत ज्यादा तभी कोल्ड ड्रिंक पियो। साल में, महीने में, 6 महीने में एक आध बार, वो भी आधा ग्लास बस। कोल्ड ड्रिंक वास्तव में है ना टॉयलेट क्लीनर है। कोल्ड ड्रिंक इज इक्विवेलेंट टू टॉयलेट क्लीनर। तो कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो बिल्कुल भी, बहुत बेकार चीज है। बेकिंग सोडा, हम भी जब छोटे थे तो हम सोचते थे यार क्यों कोल्ड ड्रिंक के लिए मना करते हैं, तो अच्छी चीज है कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं क्यों लोग कोल्ड ड्रिंक के लिए मना करते हैं। लेकिन जब हमारी उम्र बढ़ी तब हमें पता चला एक्चुअली में कोल्ड ड्रिंक के कितने साइड इफेक्ट है, क्योंकि जब हमने खुद झेला उसको तब पता चला, है ना। इसीलिए बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन। बेकिंग सोडा क्षारीय, ये बात बिल्कुल सच है कि जो बेकिंग सोडा है वो हमारा क्षारीय होता है, वो एल्कलाइन होता है, ठीक है। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन आएगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज बेटा, इनो भी रोज नहीं पीना चाहिए। इनो भी ना बहुत रेयरली पीना चाहिए, मजबूरी में। जब तुम्हारी मजबूरी है ना तब तुम इनो पियो, ऐसा नहीं कि डेली तुम इनो पिए जा रहे हो, वरना तुम्हारी हालत बहुत बेकार हो जाएगी। ये तो मजबूरी में पीना चाहिए इनो। हाँ जी। मसाला सोडा पियो, वो बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी। When common salt is kept open, it absorbs moisture from the air। बेटा जब हम आम नमक को खुला रख देते हैं तो यह हवा से नमी को अवशोषित कर लेता है। आप लोग जानते हैं, है ना। जब बेटा बारिश के दिन होते हैं तो बारिशों के दिनों में आपने देखा होगा जो हमारी नमक की शीशी होती है, नमकदानी जिसको हम कहते हैं, जिससे हम नमक डालते हैं सब्जी में, तो उसके सारे जो ऊपर के छेद होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं, उनमें ना नमक चिपक जाता है ना। नमक क्या हो जाता है, सील जाता है, नमक में सीलन आ जाती है ना। सारे छेद उसके नमकदानी के बंद हो जाते हैं ना, जो नमक की शीशी होती है। कब? गर्मी के दिनों में, मतलब सॉरी बरसात के दिनों में, है ना। तो ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर नमक को खुला रख दो तो वो क्या हो जाता है, एकदम सील जाता है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट कंटेन्स मैग्नीशियम क्लोराइड। आम नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। वैसे तो जो हमारा नमक होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। दुनिया जानती है कि सोडियम क्लोराइड होता है नमक, लेकिन इस सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है। इस सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2 हो गया शायद फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अगर गलत हो तो करेक्शन कर लेना खुद ही। आम नमक में, ठीक है, NaCl में मैग्नीशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी होती है, इंप्योरिटी। बेटा एकदम परफेक्ट NaCl हमें नहीं मिलता है, इसमें MgCl2 और भी कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, और यही इंप्योरिटीज हैं जो वाटर को एब्सॉर्ब करती हैं, कहां से? एटमॉस्फेयर से। इन्हीं इंप्योरिटीज की वजह से नमक में सीलन आ जाती है। बेटा ये वाटर को एब्सॉर्ब नहीं करता, NaCl के वाटर से कोई रिएक्शन नहीं है। वाटर की जो रिएक्शन है वो मैग्नीशियम क्लोराइड से है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड होने की वजह से नमक में सीलन आ जाती है, क्योंकि वो वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, और यही कारण है कि नमक में सीलन आ जाती है। इसी इंप्योरिटी की वजह से हमारा नमक सील जाता है। NaCl की वजह से नहीं सीलता, MgCl2 की वजह से सील जाता है। रेड बुल भी नहीं पीना चाहिए कभी। रेड बुल कोई भी बेटा, ये जितनी भी ड्रिंक्स है ना, एनर्जी ड्रिंक, ये जहर के समान है, पॉइजन। ये तो रेड बुल और कोई भी एनर्जी ड्रिंक तो तब लो जब तुम एकदम मरने की कंडीशन में हो, मतलब तुम्हें चक्कर खा के गिर पड़े हो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ छोड़ गया, अब तो ऐसा लग रहा है आपको कि बस शरीर से आत्मा निकलने वाली है, बिल्कुल हाथ पे ढीले हो चुके हैं, तो तुम इस एनर्जी ड्रिंक को ले सकते हो उस समय, ठीक है, ताकि आपका शरीर एकदम बूस्टअप हो जाए, मतलब एकदम एनर्जी आ जाए इस टाइम। वरना नॉर्मल लाइफ में कभी भी ये एनर्जी ड्रिंक्स मत लिया करो, बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत बैड इफेक्ट्स हैं इन एनर्जी ड्रिंक्स के। इससे बढ़िया तो तुरंत मौसमी के ग्लास का जूस, मतलब मौसमी का जूस पी लो एक ग्लास तुरंत, ठीक है। मौसमी का जूस पी लो, उससे शानदार कोई चीज नहीं है। गन्ने का जूस पी लो, लेकिन गन्ने का जूस ज्यादा नहीं, थोड़ा, ठीक है। तो ये जूस पी लो तुरंत फ्रूट्स के, एनर्जी ड्रिंक से तो लाख गुना अच्छी चीज है ये। साइंस स्पेशल बैच भाई पीयूष वार्स ने सर। हाँ जी, तो आज भैया साइंस स्पेशल बैच चला, एडमिशन लेना मेरे साइंस स्पेशल बैच, और इसकी फीस अलग से पे करनी है आपको। है कौन सा डॉक्टर देता है कोल्ड ड्रिंक पीने की सलाह तुम्हें? है? जयदीप सर कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं भैया, जयदीप सर की माया, जयदीप सर जाने। जयदीप सर कोल्ड ड्रिंक वो तो मैं दिखाने के लिए करते हैं, पीते पीते कुछ नहीं है वो। चलिए साहब नेक्स्ट, दूसरा है, बस हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा ये बताओ, आपने देखा है अगर नमक को सीलने से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर नमक को हमें सीलन से बचाना है, अगर आप चाहते हो, अगर नमक है ना, अगर आप चाहते हो कि नमक में सीलन ना आए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा, अगर आप मुंबई घूमने गए हो, अगर आप गोवा घूमने गए हो, तो मुंबई गोवा में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उसमें पता है नमक की शीशी में क्या डाला होता है? उसमें नमक की शीशी में ना चावल के दाने डले होते हैं। क्या डाला होता है नमक की शीशी में? चावल के दाने। और जो चावल के दाने होते हैं ना, वो क्या करते हैं? नमक को सीलने से बचाते हैं, क्योंकि जो चावल होता है ना, जो चावल होता है वो नमक को एब्जॉर्ब कर लेता है। चावल जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉरी, जो राइस के दाने होते हैं ना वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो नमक को सीलने से बचाते हैं। आपने देखा होगा मुंबई में, गोवा में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें नमक की शीशी में चावल के दाने मिले रहते हैं। तो आज के बाद अगर आपके घर में भी ये दिक्कत आए ना, नमक सीलने की प्रॉब्लम हो, तो उसमें थोड़े से चावल के दाने मिला देना। एक बच्चा अगर पुट इनटू टाइट कंटेनर, हाँ टाइट कंटेनर पे तो सिलिका का पैकेट, हाँ सिलिका का पैकेट भी देखो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए सिलिका आपने देखा होगा शूज में या कहीं कुछ में, लेकिन तो खाने की चीज में निकालेंगे ना उसको, इस चक्कर में। बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, क्यों? बिरयानी के साथ नींबू पानी नहीं ले सकते तुम? नींबू पानी लेके देखो, सोडा लेके देखो, है मसाला सोडा पियो कोल्ड ड्रिंक की जगह। हाँ अब तुम डोमिनोज जा रहे हो, पिज्जा जा रहे हो, तो वहाँ आपकी मजबूरी पड़ जाती है पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना, लेकिन ये जो पिज्जा बर्गर है ये तो साल 6 महीने में एक आध बार की कहानी है, तो साल 6 महीने में एक आध बार तो पी सकते हो। हम्म, है ना। हाँ जी, साल 6 महीने में मम्मी खुश हो जाएंगे बेटा, मम्मी को पहले से पता होगी ये बात, पूछ के देखना मम्मी को, ये बात पहले से पता होगी कि नमक को सीलने से बचाने के लिए नमक की चीज में चावल के दाने डाल सकते हैं एक हाथ। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से दुर्बीवर पिघल जाएगी। बेटा CO2, जैसे जैसे CO2 आपको पता है ना, CO2 में बहुत गर्मी होती है, बहुत हीट होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें बहुत ज्यादा हीट होती है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना। CO2 में सबसे ज्यादा हीट होती है कैसे पता? मतलब आपने, मैं बताऊं लाइफ का एग्जांपल, कैसे पता चलेगा CO2 में सबसे ज्यादा हीट होती है, गर्मी होती है? आप लोग ठंड में जब रजाई ओढ़ के सोते हो, है ना, तो जो तुम्हारी सांसें बाहर निकल रही हैं, तुम CO2 बाहर छोड़ रहे हो, तो बेटा उसमें कितनी गर्मी आपको महसूस होती है? गरम गरम सांसें लगती है ना आपको अपनी, है? सांसों में गर्मी होती है ना, कितनी गरम गरम सांसें होती है। तो बेसिकली वो जो गरम गरम सांसें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ऑक्सीजन ठंडी होती है, हम देखो ठंडी हवा लेते हैं, आपको लगता है कि आप गरम गरम हवा ले रहे हो, नहीं ना, ठंडी ठंडी हवा लेते हैं, गरम गरम हवा छोड़ते हैं, तो वो CO2 होती है बेसिकली। तो ये बात बिल्कुल सच है। ग्लोबल टेंपरेचर बढ़ रहा है, ये बात भी बिल्कुल सच है, और ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई साहब। ग्लोबल टेंपरेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल टेंपरेचर बढ़ रहा है, जितना एनवायरमेंट में CO2 होगा उतना ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी, ग्लोबल टेंपरेचर बढ़ने से, तो ये बात बिल्कुल सही है। चलिए साहब नेक्स्ट,
जब कोई शरीर पूरी तरह से या आंशिक रूप से तरल में डूबता है तो उसमें वजन की कमी महसूस होती है। देखो बिल्कुल सही बात है। तुमने लाइफ में एग्जांपल किए होंगे, जब तुम किसी बॉल को पानी में डुबोते हो, है ना, या किसी भी चीज को पानी में डुबारे होते हो तो वो हल्की महसूस होने लगती है ना आपको। जब हम किसी भी चीज को पानी में डिप कर रहे होते हैं तो हमें हल्की महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है कि नीचे से कोई फोर्स हमें लगा रहा है। हम जितना किसी चीज को पानी में डुबोते हैं उतना ही पानी का प्रेशर नीचे से लगता है ना, तो चीज हमें हल्की महसूस होने लगती है। बिल्कुल सही बात है। द डिक्रीज इन वेट इज ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये बात गलत है बेटा। जो वेट में डिक्रीमेंट होता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा, सुना कि नहीं सुना आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में? है क्यों भाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में आपने सुना है? हाँ जी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही होता है जिसकी वजह से वेट में कमी होती है। हाँ जी, इसकी वजह से थोड़ी होती है। जब तुम पानी में किसी चीज को डुबोते हो तो वो जितना पानी रिप्लेस करती है जगह, उसके वेट के बराबर एक बायोंसी फोर्स लगता है, उत्प्लावन बल जिसको हम हिंदी में कहते हैं। उत्प्लावन बल जिसको हम हिंदी में कहते हैं। डेंसिटी का तो रोल बेटा वहां आता है, कोई चीज पानी में डूब रही है ना, तो वहां पर डेंसिटी और वॉल्यूम का कंसेप्ट आता है। ठीक है, पानी में जब हम किसी चीज को डुबाते हैं तो कौन कौन सी चीजें जो पानी में डूब जाती है परफेक्टली, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो पानी में डूब जाती है, जिनकी डेंसिटी कम हो और वॉल्यूम ज्यादा हो वो चीज पानी में नहीं डूबती। आपको पता है ना, वॉल्यूम और डेंसिटी का खेल होता है। जो हमारे पानी के जहाज बनाए जाते हैं वो वॉल्यूम और डेंसिटी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जिस है ना जहाज को जो होगा ना, पानी का जहाज, उसका वॉल्यूम तो होगा बहुत ज्यादा और डेंसिटी होगी बहुत कम। ठीक है, डेंसिटी होगी कम, पानी से कम होगी डेंसिटी और वॉल्यूम होगा बहुत ज्यादा, तो वो चीज पानी में डूबेगी नहीं, है ना। लेकिन अगर किसी चीज की डेंसिटी आप ज्यादा कर दो, वॉल्यूम कर दो कम, तो वो चीज पानी में डिप हो जाएगी। जैसे हमें, आपको पता है जब हम वो पहन लेते हैं, क्या पहन लेते हैं उसको, लाइफ जैकेट पहन के पानी में कूदते हैं तो हम डूबते नहीं है। लाइफ जैकेट पहन के जब हम पानी में कूदते हैं तो डूबते नहीं, पता क्यों? क्योंकि लाइफ जैकेट पहनने से क्या होता है ना, हमारे शरीर का वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है जब हम लाइफ जैकेट पहनते हैं। आपने देखा होगा गांव में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ना पानी की बोतल बांध लेते हैं। गांव में आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, पानी की बोतल बांध लेते हैं अपने हाथों में और तालाब में कूद जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, है ना। तो पानी की बोतल बांधने से क्या होता है, उनके शरीर का वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। वॉल्यूम डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसलिए वो पानी में डूबते नहीं है, है ना। हाँ जी, तो जब हमें पानी के नीचे जाना होता है ना, जैसे आपको पानी की तली पे जाना, तो हम सांस छोड़ के पानी की तली पे पहुंचते हैं। अगर हम सांस भर लें और सांस भर के पानी पे लेट जाए तो हम ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, क्योंकि जब हम बॉडी में सांस भर लेते हैं ना तो हमारे जो बॉडी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसी है ना सांस हमारे अंदर होगी और जैसे जैसे हम सांस छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम डूबते चले जाएंगे। तो आदमी वो डूबता है पानी में जो सांस बॉडी से निकाल देता है, छोड़ देता है ना। जब तक हमारी बॉडी में सांसें भरी हुई है, मतलब हम पूरी ऑक्सीजन ले लें, उसके बाद हम डूबेंगे नहीं, है ना। हाँ जी, बफेलो क्यों नहीं डूबती है? बफेलो की तुमने वो देखा, वॉल्यूम देखा जानवरों का, कितना वॉल्यूम, कितनी बड़ी बफेलो होती है। और सारे जो जानवर होते हैं ना बाय डिफॉल्ट तैरना जानते हैं, सारे जानवर बाय डिफॉल्ट तैरना जानते हैं, उनको सबको तैरना आता है। क्या आंसर हो गया उसका? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए साहब, नेक्स्ट। भारत में ज्यादा से ज्यादा किसान खेती से जबरन बाहर होते जा रहे हैं। दही भैंस पानी में, भारत में ज्यादा से ज्यादा किसान खेती से जबरन बाहर होते जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो किसान है वो खेती से बाहर होते जा रहे हैं, बिल्कुल सच बात है। ठीक है, देयर लैंड बेस इज गेटिंग स्मॉलर। और ये भी बात सच है कि उनका जो भूमि आधार है वो छोटा होता जा रहा है। भैया देखो, पहले किसान करते थे 100 बीघा में खेती, मान लो अब कर रहे हैं 10 बीघा में खेती, जमीन ही नहीं बच रही है, जमीन ही नहीं बच रही है लोगों को किसानी की करने के लिए, इसलिए वो खेती से बाहर होते जा रहा है। बिल्कुल सच बात है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लोगों के पास जमीन खत्म होती जा रही है। सेफ्टी जो फ्यूज होते हैं, आपने सेफ्टी फ्यूज देखा है? सेफ्टी फ्यूज आपने कभी कटआउट लगाया? पहले ना कटआउट यूज होते थे, आपका जो बिजली का बोर्ड होता था आपने शायद देखा होगा कि ना उसमें ना कटआउट यूज होते थे। कॉइन की बेटा डेंसिटी ज्यादा होती है ना, सॉलिड होता है कॉइन, जो भी चीज सॉलिड होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। जो चीज खोखली होगी उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और डेंसिटी कम होगी। खोखली चीज की डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। सॉलिड चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है, वॉल्यूम कम होता है, इसलिए सॉलिड चीज डूब जाती है तुरंत, खोखली चीज नहीं डूबती है ना। हाँ, तो सेफ्टी फ्यूज आपने देखा? सेफ्टी फ्यूज कटआउट कभी लगाया आपने? बड़े बड़े कटआउट लगते थे, उस कटआउट में एक वायर होता था, सेफ्टी फ्यूज जिसको बोलते हैं। वो कह रहे हैं वो उच्च गलनांक वाले तत्व का बना होता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बात बिल्कुल फॉल्स है। जो सेफ्टी फ्यूज होता है ना उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत लो होता है, लो मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि जरा सा भी हीट अगर उसमें से बहने लगे, जैसे ही करंट की मात्रा बढ़ेगी उस वायर में तो हीट बढ़ेगी, और जैसे हीट बढ़ेगी वो वायर ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ब्रेक होगा लाइट अपने आप कट जाएगी। जो एमसीबी नीचे गिर जाती है शॉर्ट सर्किट होते ही, उसमें क्या होता है, हीट बढ़ जाती है। जैसे शॉर्ट सर्किट होता है करंट की मात्रा ज्यादा हो गई, जैसे करंट ज्यादा हो गई वो अपने आप एमसीबी नीचे गिर जाती है ना। कॉपर का वायर होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, वो ये होते हैं सेफ्टी फ्यूज। ये होते हैं सेफ्टी फ्यूज, है ना। ये कह रहा हूँ, ये कटआउट तो आपने देखा होगा अपने घरों में, ये होता है फ्यूज वायर। ये वायर जा रहा होता है जो कॉपर का वायर होता है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। ये भी फ्यूज होते हैं हमारे, है ना, ये भी फ्यूज होते हैं, ये सब फ्यूज वायर होते हैं। ये कटआउट होता है जो घरों में लगाते हैं हम, है ना। तो सेफ्टी प्रोटेक्ट करेंगे डैमेज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट, ये बात बिल्कुल सच है कि जो सेफ्टी फ्यूज होते हैं हमें एक्सेसिव करंट से बचा लेते हैं। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक गर्म उष्ण दिवस में भी खुले तालाब का पानी ठंडा होता है। अच्छा ये बताओ, ये किस किस को मालूम है, कौन कौन कूदा है तालाब में? किस किस के गांव में तालाब है? कौन कौन अपनी भैंसों के साथ तालाब में कूदा है? कौन कौन है जो अपनी भैंसों के साथ तालाब में कूदा है? अजी सर, यू हैव टू मच साइंस नॉलेज। अरे भैया कोई हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस थोड़ी बहुत ज्ञान है हमारे अंदर, और क्या है। कंप्लीटिंग सिलेबस फ्रॉम ब्यूटी, यू आर अमेजिंग, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तो सर अल्टीमेट। एक गर्म उष्ण दिवस में भी खुले तालाब का पानी ठंडा रहता है, ये बात बिल्कुल सच है कि जो तालाब का पानी होता है, सड़ी गर्मी पड़ रही हो, भयंकर जून की गर्मी, जुलाई अगस्त की गर्मी, भयंकर धूप पड़ रही हो, लेकिन जब तुम तालाब में डुबकी मारोगे ना तो तालाब का पानी तुम्हें ठंडा मिलेगा, बिल्कुल ठंडा मिलेगा। दूसरा, गर्म होने पर पानी वाष्पीकृत होता है, ताप ऊंचा को तूष्ण में बदल जाती है, ये भी बात सच है। एक्जैक्टली पता क्या होता है कि आप कहोगे सर जब इतनी तेज धूप पड़ रही है तो तालाब का पानी गर्म हो क्यों नहीं रहा? एक्जैक्टली होता यह है कि जैसे तालाब है ना, और उस तालाब में पानी भरा हुआ है,
तालाब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, खुले तालाब होते हैं। अब इसमें पानी भरा हुआ है तो होता क्या है, जब सन रेज पड़ती है ना, जब सूरज की किरण पड़ती है ना तालाब के पानी में, जब सन की लाइट पड़ती है तो जो ऊपर का पानी होता है ना वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद ये पानी ना सीधा वाष्पीकृत होता है एटमॉस्फेयर में। तो गर्म गर्म जो पानी होता है ना ऊपर की लेयर पे, वो तुरंत की तुरंत वाष्पीकृत होता रहता है, वो तुरंत की तुरंत क्या होता है, वाष्पीकृत होता रहता है एटमॉस्फेयर में, तुरंत की तुरंत जाने लगता है ना। होता क्या है कि जो हमारी हीट एनर्जी है वो लेटेंट हीट में बदल जाती है, हीट एनर्जी गुप्त ऊष्मा में बदल जाती है बिना बॉइलिंग किए। जैसे देखो पानी वाष्पीकृत कब होता है, पानी वाष्पीकृत तब होता है जब उसको बॉइल किया जाता है, जब उसको उबाला जाता है ना। पहले क्या होता है कि पहले वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर होते हैं, है ना, जितना उनको हीट करोगे वो बॉइल होने लगेगा, बॉइलिंग टेंपरेचर आएगा तब उसके बाद वो वाष्पीकृत होगा। लेकिन तालाब में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बिना बॉइल किए ही पानी वाष्पीकृत हो जाता है ड्यू टू लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा की वजह से। ये एक ऊष्मा होती है जो बिना बॉइल किए वाटर को, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, अगर कोई आपका सब्सटेंस, अगर कोई भी पदार्थ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है तो वहां पे लेटेंट हीट हमारी काम आती है। हाँ जी, बताओ। इवोपरेशन को कूलिंग इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आज हमें ऐसा लग रहा है क्यों प्यूसर आज से रीजनिंग के साथ साथ साइंस भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। हाँ बेटा, मिक्स प्रैक्टिस कभी कराएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग की अपने यूट्यूब चैनल पे कराएंगे तुम्हें, अपने यूट्यूब चैनल पे सबको मिक्स करा देंगे एक दिन, चिंता मत करो, अपने यूट्यूब चैनल पर मैं करा दूंगा बढ़िया। आज है 14 तारीख, 14। हाँ जी, कार्बन अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक योगी बनाता है बेटा, कार्बन की बॉन्डिंग अधिक होती है सर, कार्बन की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है, ये बात बिल्कुल सच है, कार्बन की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल सच है। कोयले से लेके हीरा तक, कोयले से लेके हीरा तक कार्बन ही कार्बन है बेटा, कोयले से लेके हीरा तक कार्बन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ये भी सच बात है, इसलिए कार्बन की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल सच है। चमगादड़ रात में उड़ते हैं, अब ये तो भैया आपका क्वेश्चन है, आप बताओ भैया आप रात में उड़ते हो कि नहीं उड़ते हैं, रात में 3 4 5 बजे तक पढ़ते हो ना, क्यों पढ़ते हो, क्योंकि आप हो चमगादड़, रात में उड़ते हो निकल निकल के। हॉस्टल में बच्चे रहते हैं सारे चमगादड़ होते हैं, सारे जैसे रात के 2 3 बजते चाय के ठेले पर निकल पड़ते, चाय पीने खोके पर निकल पड़ते। जब हम बीटेक में थे तो हम भी चमगादड़ थे, हम भी उल्टे लटके रहते थे, जैसे ही रात के 2 बजे चलो भाई चाय पीने चलते हैं ढाबे पर, है तो ढाबे पर चाय पीना रात को। बन मक्खन खाना, लखनऊ में तो भैया बन मक्खन बड़ा खाते थे हम, चाय बन मक्खन। तो जो चमगादड़ होते हैं वो रात में उड़ते हैं, सही बात है बिल्कुल, और हम भी चमगादड़ से कम थोड़ी है, मतलब हम मतलब आप लोग बैट्स चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंगे निकालते हैं, ये बात भी सच्ची होगी, है क्यों भाई। चलिए साहब नेक्स्ट, कितना सिलेबस रहती है बेटा, सिलेबस रहती नहीं है, सिलेबस रहता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कंसेप्ट अपना सुधारो भाई। 1928 हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, हिस्ट्री का, यहाँ तो अभिषेक सर आपकी मदद करेंगे, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, मेरे ख्याल से सही बात है, लाला लाजपत राय ने कहा था गो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, है नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर वाज इंक्लूडेड इन द साइमन कमीशन, ये बात भी सच है। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया था लाला लाजपत राय ने क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर, क्योंकि कोई भी इसमें इंडियन मेंबर इंक्लूड नहीं था, इसलिए उन्होंने नारे लगाए थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो देखो जहां तक मेरा सवाल है इसका आंसर ऑप्शन है, बाकी तो अभिषेक सर इस पे मोहर लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं सही हूं तो आप बता दो मैं सही हूं कि गलत हूं। एक बच्चा कह रहा है क्रिटिकल रीजनिंग कब होगा, अरे लल्लू लाल एनालिटिकल रीजनिंग ही क्रिटिकल रीजनिंग है, और यही हमने खत्म करा दी, मतलब जो चीज खत्म हो गई तुम पूछो ये कहोगे क्रिटिकल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग बात एक ही है, क्रिटिकल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग बात एक ही है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये बात ये तो देखो विवेक सर आपको ठप्पा लगाएंगे, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ आ जाता है रीजनल सेक्शन में। हिमालय की मिट्टी में अधिक ह्यूमस होता है, बिल्कुल सही बात है भैया, हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस बेटा जीवाश्म होता है, जीवाश्म कई सालों में वो ह्यूमस मिट्टी में आता है, इसके कारण मिट्टी ना बहुत उपजाऊ हो जाती है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र बना क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि भैया वो बना क्षेत्र है तो ह्यूमस बनता है, कई सालों में तो वो उपजाऊ हो जाती है, उपजाऊ। देखो ये बात भी विवेक सर से मोहर लगवा लेना, मेरे हिसाब से तो ए ऑप्शन सही है। हाँ जी, किसी गैस को दबाव डालकर आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, गैस कैन इजीली बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। देखो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स आप जानते हो कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ये बात आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से आपने गैस के मॉलिक्यूल्स देखे होंगे, है ना। उससे कम बेटा लिक्विड होता है, सबसे पास में होता है सॉलिड, तो जो एटम्स बेटा बहुत दूर दूर होंगे उसको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सिंस द इंटरपार्टिकल स्पेस बिटवीन गैसेस आर वेरी लार्ज, ये भी बिल्कुल सही बात है ना भैया, उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनको आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, इसलिए हम उसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। इट इज इजियर टू कुक फूड एट सी लेवल एट कंपेयर टू हाउ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है भाई, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर दो, ये तुम्हारे घरों में लागू होता है, ये तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें बता सकती है। अच्छा बताओ प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्या कारण है, जब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो जल्दी क्यों पकता है, बजाय खुले बर्तन के। खुले बर्तन में तुम चावल बनाओगे तो तुम्हें लगेंगे 10 से 15 मिनट, प्रेशर कुकर में एक सीटी में चावल पक जाता है इन अ सिंगल सीटी। प्रेशर कुकर में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर कुकर में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हाई प्रेशर, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट मेरे हिसाब से क्या होता है, प्रेशर के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मतलब जो चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रही है प्रेशर कुकर के अंदर, वही चीज मान लो 150 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रही है, तो अगर कोई चीज 150 डिग्री, है ना, कोई चीज अगर 150 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रही है तो वो कितनी सारी हीट ले रही है, 150 डिग्री के बराबर की हीट ले रही है। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ऑफ वाटर, नहीं नहीं नहीं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है।
बेटा जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा चीज उतनी जल्दी पकेगी। मतलब एक चीज पक रही है 100 डिग्री सेल्सियस पे और एक चीज पक रही है 100 डिग्री सेल्सियस पे, कौन सी चीज जल्दी पकेगी सर? जो 100 डिग्री जो 150 डिग्री सेल्सियस पे पक रही है वो जल्दी पकेगी, ये देर में पकेगी। और ये तब होता है बॉइलिंग पॉइंट जब प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसके कारण चीज हमारी जल्दी पक जाती है। इट इज इजीयर टू कुक फूड एट सी लेवल एज कंपेयर टू हायर ऑल्टीट्यूड। अच्छा ये बताओ क्या ये बात सच है कि अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन पकाना आसान है? समुद्र तल पर भोजन पकाना आसान है। अच्छा ये बताओ जितना हम ऊंचे होते जाते हैं उतना प्रेशर क्या होता है? देखो जितना आप अर्थ सरफेस से ऊपर उठते चले जाओगे उतना एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो आपको कम महसूस होगा। भैया जितना आप नीचे होगे उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप पे लगा होगा, और जितना आप अर्थ सरफेस से ऊपर उठोगे उतना ही कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता जाएगा। पहाड़ों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा कम होता है। और अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन पकाना आसान इसलिए है क्योंकि अधिक ऊंचाई पहाड़ों में क्या होता है, पहाड़ों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, पानी का कम हो जाएगा। तो ऊंचाई पे बॉइलिंग पॉइंट कम है तो पहाड़ों पे बेटा मैगी बनने में 2 मिनट नहीं लगते, पहाड़ों पे मैगी बनने में लगते हैं 20 मिनट। समुद्र तल पे मैगी जल्दी पकेगी, पहाड़ों पे मैगी देर में पकेगी, है ना। एयर प्रेशर डिक्रीज विद हाइट, तो एयर प्रेशर डिक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो चीज देर में पकेगी। इसीलिए समुद्र तल पर भोजन पकाना ज्यादा आसान है। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता नहीं, अधिक ऊंचाई पर तो पानी का क्वथनांक घट जाता है, घट। मजा आ गया बेटा आज तो तुम्हें साइंस पढ़ के, हैं? जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है। जब कोई ठोस पिघलता है तो बिल्कुल सही बात है भैया, ठोस जब पिघलेगा ना सॉलिड मेल्ट्स इस टेंपरेचर रिमेंस द सेम। हाँ ये बात बिल्कुल सच है, सॉलिड का टेंपरेचर सेम रहता है हीट, क्योंकि वो लेटेंट हीट का इसमें चक्कर आता है गुप्त ऊष्मा का उपयोग कणों के बीच आकर्षण बल पर काबू पाकर अवस्था को बदलने में होता है। सही बात है, क्योंकि जो हीट आप दे रहे हो ना हीट, उस हीट में क्या हो रहा है, उसके जो एटम्स है ना पास पास थे लिक्विड के वो दूर दूर हो गए, बस समझ रहे हो। मतलब वो सॉलिड के पास थे लिक्विड में वो दूर दूर हो गए तो वो सारी हीट वहां पे खर्च हो गई, तो टेंपरेचर नहीं बढ़ेगा, टेंपरेचर नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हो। हाँ जी टेंपरेचर सेम रहता है उस समय उस स्टेज पे। तो इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय। आज साइंस की क्लास खत्म।